and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the August 2022 वीकली MCQs डिस्कशन। तो गाइज यहाँ पे 1 अगस्त से लेकर 6 अगस्त तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे और उन करंट अफेयर्स से जितने भी अच्छे MCQs बन सकते हैं या फिर आप लोग इसको क्विज़ बोलते हो, वो यहाँ पर बनाकर उसका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। आपको पता होगा ये MCQ सीरीज़ जो है वीकली बेसिस पर क्यों स्टार्ट की गई है, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने क्या किया था, डेली बेसिस पर ये MCQ का सेशन स्टार्ट किया था। अब होता क्या था, रेगुलर बेसिस पर वीडियो आ तो रहा था, लेकिन बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मिस हो जा रहे थे, क्योंकि वो MCQ का जो वीडियो है ना, वो करंट अफेयर का वीडियो बंद करने के बाद मैंने स्टार्ट किया था। तो इसी वजह से यहाँ पर जब मैंने MCQ का सीरीज़ स्टार्ट करी थी तो काफ़ी सारे करंट अफेयर छूट रहे थे। बाद में मैंने वापस से जैसा हम लोग पहले कंडक्ट करते थे वैसा करना स्टार्ट किया, यानी MCQ को बाद में बंद कर दिया था। काफ़ी सारे लोगों को पसंद आया। बहुत से लोगों ने बोला सर अगर डेली बेसिस पर नहीं हो रहा है तो वीकली बेसिस पर MCQs को लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे मेरी कोशिश है कि मैं वीकली बेसिस पर हर सप्ताह आपको एक MCQ का पूरा सीरीज़ प्रोवाइड करवा सकूँ। पूरे सप्ताह के जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs यानी क्विज़ बनेंगे वो सब मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा। और इस वीडियो को हम लोग यहाँ पर वीकली मैगज़ीन के नाम से जानते हैं या फिर जानने वाले हैं। नाउ आगे आते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो यह है टेलीग्राम पर से आप लोग इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसका PDF काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी MCQs यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो टोटली UPSC प्रीलिम्स पैटर्न बेस्ड MCQs देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन UPSC। वहाँ पे 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, तो उस चैनल पर से आप लोग इस लेक्चर के PDF को डाउनलोड कर पाओगे। और साथ ही साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर दीपक यादव एजुकेशन UPSC पर 100 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और थैंक यू सभी लोगों को कि यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न आप लोगों का सपोर्ट है। नाउ आते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। सबसे पहले क्वेश्चन से देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है INSTC के बारे में, दैट इज़ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो INSTC को लेकर क्वेश्चन क्या बनता है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको मैं क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन समझाने के बाद में आप लोग को ऑनेस्टली वीडियो को पॉज करना है और खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। फिर एट द लास्ट देखना कि आपने कितने क्वेश्चंस सही अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है ना। अब वही चीज़ें जो कि लगातार चर्चा में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जितने भी यहाँ पर MCQ मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो इसके बाद में इसका जब आंसर मैं आपको बताऊँगा तो आंसर के साथ साथ आपको पूरा करंट अफेयर बता दूँगा कि आखिरकार ये क्या चीज़ है, क्यों है चर्चा में, वो सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को लेकर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आया रिसेंटली। तो यहाँ पे आप कह सकते हो इस चीज़ को लेकर INSTC को लेकर 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि INSTC बेसिकली एक आउटकम है ट्राइलेटरल एग्रीमेंट का, मतलब 3 देशों ने मिलकर इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को बनाया है। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, वो है इंडिया, ताजिकिस्तान, रशिया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ये जो INSTC कॉरिडोर है इसके अंदर रोड, रेल और मैरीटाइम रूट्स देखने को मिलेगा, मतलब ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। इसके अंदर रोड का रास्ता भी है, रेलवे का रास्ता भी है, प्लस समुद्र का रास्ता भी इसके अंदर देखने को मिलता है। यानी इन चीज़ों से कंबाइन होकर ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि INSTC ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसके अंदर अलग से क्लॉज मेंशन है, और INSTC के जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया INSTC के समझ लो यहाँ पर जो 3 मेंबर हैं, तो इनके बीच में जो टैरिफ है या फिर आप कह सकते हो जो एक्स्ट्रा टैक्सेस वगैरह लगते हैं उसको एक तरीके से सेम कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट के अंदर ये बोला गया। तो आप क्या समझते हो INSTC से संबंधित? काफ़ी बार मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा रखा है। नीचे ऑप्शन दिए गए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ। ऑप्शन 1 बोलता है 1 ओनली, ऑप्शन 2 1 and 2 ओनली, ऑप्शन 3 2 ओनली, या फिर ऑप्शन 4 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। चलो इसके आंसर को डिकोड करते हैं। पहले खुद से यहाँ पर इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा 2 ओनली, यानी कि जो सेकंड स्टेटमेंट है सिर्फ और सिर्फ यही स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऐसा क्यों, तो आओ समझते हैं।
देखो यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ना, वो आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंडिया भी है, इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इस कॉरिडोर के अंदर, दूसरा ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है और तीसरा रशिया का बहुत बड़ा रोल है। इस कॉरिडोर का मकसद यहाँ पर यह है कि हम लोग रशिया को इंडिया से कनेक्ट कर पाएँ। अगर कोई सामान रशिया से इंडिया भेजना है तो वो हम लोग इस रास्ते से आराम से लेकर आ पाएँ। तो इसके लिए यहाँ पर बीच में ईरान हमारी मदद कर सकता है। कैसे? तो इसको देखो, पहली बात तो रशिया के अंदर यहाँ पे एक पोर्ट आ जाता है, उसके बाद में ईरान के अंदर यहाँ पे बंदर अब्बास पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, इंडिया के अंदर यहाँ पे एक पोर्ट देखने को मिल जाता है मुंबई के अंदर। तो रिसेंटली INSTC इसलिए भी चर्चा में था क्योंकि अभी एक जहाज़ सामान लेके यहाँ से निकला, अस्त्रकन पहुँचा, फिर उसके बाद में बंदर अब्बास पोर्ट पहुँचा, देन उसके बाद में यहाँ पर मुंबई पहुँचा। और जैसे ही यहाँ पर इसने अपनी ये ट्रैवलिंग पूरी करी और इसी के साथ में क्या होता है, ये INSTC कॉरिडोर लॉन्च हो जाता है। मतलब इसके बारे में पहले इतनी चर्चा नहीं होती थी, अभी रिसेंटली सामान यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, तो इसी वजह से आप कह सकते हो ये कॉरिडोर लॉन्च हो गया और इसके बारे में चर्चा होने लगी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया, सबसे पहले स्टेटमेंट में आपने देखा है कि क्या क्या मेंशन है, इंडिया के साथ तजिकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इस INSTC कॉरिडोर के अंदर तजिकिस्तान का कोई रोल नहीं है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 कंट्री हैं, तो बेसिकली इन तीनों कंट्री का ही आउटकम है, लेकिन वो 3 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो इसमें आता है इंडिया, ईरान और रशिया। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इस INSTC कॉरिडोर का मकसद क्या है, क्यों हम लोगों ने इस कॉरिडोर को बनाया है, तो इसको समझते हैं। देखो करंट टाइम पर क्या होता है ना, जो भी व्यापार होता है, सपोज़ हम लोगों को अपना सामान पहुंचाना है ऊपर वाले सी पर, ठीक है, या यूरोप के अंदर अपना सामान पहुंचाना है, तो करंट टाइम पर कैसे लेकर जाते हैं हम लोग, तो इधर सुएज़ कैनाल से निकलते हुए यहाँ से जहाज़ जाएगा, फिर उसके बाद इधर सुएज़ कैनाल से पास होगा, देन उसके बाद इस प्रकार से यहाँ तक पहुँचेगा। लेकिन हमारे पास में अगर ये INSTC कॉरिडोर हो जाएगा तो ये डायरेक्टली कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा, यानी कि जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक शॉर्ट हो जाएगा। सही बात है, रास्ता छोटा हो जाएगा और छोटा होने के साथ साथ यहाँ पे जो आपका पहले कॉस्ट लगा करता था वो कॉस्ट भी कम हो जाएगा। ये बेसिकली INSTC का इसका मकसद है। प्लस ये जो रास्ता आप लोगों ने देखा है ना, इसमें रेलवे कॉरिडोर भी है, प्लस समुद्र का रास्ता भी है, प्लस रेलवे का रास्ता भी है, रोड का रास्ता भी है। तो मतलब ये एक मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी वजह से जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है ये। अब तीसरा स्टेटमेंट जो है ना वो आपको गलत देखने को मिलेगा, क्योंकि टैरिफ के बारे में कहीं पर भी चर्चा की ही नहीं गई है। अलग अलग टैरिफ कस्टम्स देखने को मिलते हैं, तो कोई भी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया गया है। तो INSTC को लेकर जो क्वेश्चन था ना, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ सेकंड ओनली हो जाएगा। सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला क्यों नहीं करेक्ट है, तीसरा क्यों नहीं करेक्ट है, ये अभी हम लोगों ने देख लिया। सिंपल हुआ। तो यहाँ पर ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट थोड़े से टफ हों। सिंपल क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को देखना यह है कि थोड़ा सा UPSC के लेवल का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सको। नेक्स्ट MCQ पर आते हैं। अगला MCQ बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बात करता है। आपको पता होगा रिसेंटली इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी काफ़ी चर्चा में थे। SBI ने यहाँ पर इस चीज़ को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। तो 3 स्टेटमेंट दिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर, कोशिश करना खुद से भी अटैम्प्ट करो। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये एक प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा स्टेटमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज किया जा सकता है कैश में भी और डिजिटली भी थ्रू एनी कमर्शियल बैंक। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, वो सब की सब एलिजिबल हैं इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली, या फिर ऑप्शन जो हमारा 3 है वो है 1, 2 and 3। यहाँ पे 4 लिख दिया है। 3 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, या इसमें एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हो कि तीनों में से कोई भी नहीं, ऐसा ऑप्शन भी ऐड हो सकता है। अब बताओ यहाँ पर इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या है, देखो काफ़ी बार मैंने आप लोगों को बताया है, अभी एक्सप्लेन करने की इतनी आवश्यकता होगी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको छोटे से शब्दों में बता देता हूँ। होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में डोनेशन जाता है। तो ये जो डोनेशन है ना, ये बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से किया जाता है। वो कैसे, सपोज़ यहाँ पर आप यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहते हो, तो उसको डोनेट करने के लिए आपको इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज करना होगा, एक पेपर परचेज करना होगा। किससे परचेज करना होगा, तो उसको परचेज करने के लिए एक बैंक बना रखी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI। तो SBI से ही आप लोग यहाँ पे उस बॉन्ड को परचेज कर सकते हो। और परचेज करने के बाद में आपको क्या करना होता है, उस बॉन्ड के लिए पैसा जमा करना होता है बैंक को, यानी कि SBI को पैसा देना होगा। और जो पैसा आप लोग दोगे
वो बेसिकली डिजिटली देना होता है। डिजिटल या चेक के माध्यम से आप लोग SBI को वो अमाउंट जमा करोगे। अमाउंट जमा कर दिया मतलब जितनी भी मर्जी है, जैसे 1000, ठीक है, 100 रुपीज़, 1 करोड़ तक, जितना भी यहाँ पे आप मतलब करना चाहते हो उतना रुपए का आप लोग बॉन्ड ले लोगे और SBI यहाँ पर आपको इलेक्टोरल बॉन्ड दे देगा, पैसा आपका चला जाएगा। अब होगा क्या, आप लोग अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी के पास में जाओगे और वो इलेक्टोरल बॉन्ड ले जाकर दे दोगे उसे, और वो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ से उसको एनकैश करवा लेगी, यानी वो पैसा निकाल लेगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड का रोल होता है, यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड SBI ने आपको दिया, आप पॉलिटिकल पार्टी के पास लेकर गए, और जब आपने लिया ना बैंक से तो आपने इसके बदले में पेमेंट कर दिया SBI को। ये होता है इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा जो भी प्रोसेस है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट को देखते हैं। पता है जितनी बातें मैंने बताई हैं इसी में ही सब कुछ क्लियर हो जाता है। अब आप देखोगे ना, सपोज यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रॉमिसरी नोट है। चलो आपको नहीं पता प्रॉमिसरी नोट क्या है तो आप लोग अभी इसके लिए स्किप कर दो इसे। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को परचेज किया जा सकता है कैश में और डिजिटली। लेकिन मैंने क्या बताया, नहीं, कैश वाला वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। कैश में नहीं परचेज कर सकते, डिजिटली परचेज कर सकते हो या फिर चेक के थ्रू परचेज कर सकते हो। आगे बोला गया किसी भी कमर्शियल बैंक के थ्रू परचेज कर सकते हो, ऐसा भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ SBI यहाँ पर बैंक बनाया गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। थर्ड स्टेटमेंट को देखोगे तो यहाँ पे बोला गया जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो सब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रिसीव करने के लिए एलिजिबल होती हैं, तो ये भी रॉन्ग है। ऐसा क्यों? तो आपको पता होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए हमारे पास में एक एक्ट है, उस एक्ट का नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951। तो इस एक्ट के अंडर में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ रजिस्टर होंगी, रजिस्टर होने के साथ साथ जिन्होंने अपने लास्ट वाले जो जनरल इलेक्शन है उसके अंदर लगभग 1% वोट गेन किया होगा, वही लोग एलिजिबल हो पाते हैं किसके लिए, इस इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए। तो मतलब सभी पॉलिटिकल पार्टीज एलिजिबल नहीं हो पाती हैं। पहली बात ये कंडीशन यहाँ पे बताई गई है, इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए, प्लस जो आखिरी जनरल इलेक्शन है वहाँ पे 1% वोट सिक्योर करना होना चाहिए, तब जाके वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो स्टेटमेंट 2 और 3 तो गलत हो गए। स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड एक बेसिकली प्रॉमिसरी नोट है, इसको हम लोग परचेज करते हैं, हमारे जो सिटीजन ऑफ इंडिया है वो बेसिकली यहाँ पर बैंक से परचेज करते हैं, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 हो जाएगा। तो जो प्रॉमिसरी नोट है बेसिकली यहाँ पर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये तो आपको पता ही होगा, जिसके अंदर कुछ रिटन प्रॉमिस किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक रिटन प्रॉमिस करा वाला जाना वाला ये एक डेट इंस्ट्रूमेंट ये देखने को मिलता है। सिंपल बात हो गई, आगे आते हैं। तो इतना क्लियर हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो जाता है समाप्त। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा है। क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो केसलर सिंड्रोम है ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ऑप्शन ए स्पेस डेब्रिस, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी जेनेटिक डिसऑर्डर्स या फिर ऑप्शन डी इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा स्पेस डेब्रिस। अच्छा, करेक्ट आंसर स्पेस डेब्रिस क्यों है? क्योंकि देखो रिसेंटली स्पेस डेब्रिस ना बहुत चर्चा में। होता क्या स्पेस डेब्रिस? तो स्पेस डेब्रिस होता है अंतरिक्ष का कचरा, यानी कि मलबा जो है। होता क्या है, हम लोग बहुत सारे सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं स्पेस के अंदर, वो सैटेलाइट्स गए और उसके बाद मतलब एक रॉकेट उन सैटेलाइट्स को लेकर गया, उस रॉकेट ने लॉन्च कर दिया और वो फिर रॉकेट क्या होता है, वहीं पर अंतरिक्ष का कचरा बन जाता है, नीचे नहीं आता। दूसरा, यहाँ पर वो सैटेलाइट की भी एक उम्र होती है, जैसे कि यहाँ पर आप कह सकते हो सपोज़ 5 साल वर्क करेगा, 10 साल वर्क करेगा, उसके बाद वो भी यहाँ पर स्पेस डेब्रिस ही बन जाएगा। तो होता क्या, ये सारा मलबा देखने को मिलता है। तो केसलर सिंड्रोम बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? ये अंतरिक्ष कचरे से रिलेटेड है। तो क्या कनेक्शन है इसका तो मैं बताता हूँ। केसलर सिंड्रोम के अंदर क्या बोला गया है कि अंतरिक्ष का कचरा आने वाले टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्यों खतरनाक हो सकता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। होगा क्या, जैसे कि मान लो यहाँ पर ये अर्थ है, अर्थ के आसपास आपको बहुत सारा अंतरिक्ष में कचरा देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना, बहुत सारा कचरा देखने को मिल जाएगा। अब होता क्या है, केसलर सिंड्रोम में बोला गया कि आने वाले टाइम पर ऐसा हो सकता है कि पहली बात तो ये देखो, ये जो कचरा है ना ये बहुत तेज़ी से घूम रहा है अंतरिक्ष के अंदर, बहुत तेज़ी से तैर रहा है और इसकी वजह से खतरा ये रहता है कि एक दूसरे से टकराए ना। और आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि एक दूसरे से टकरा सकते हैं। मान लो ये इससे टकराया, ये टूटा तो ये से टकराया, ये टूटा इससे टकराया, ये टूटा इससे टकराया, इसकी वजह से ये सब आपस में ख़त्म हो जाएंगे। हमारी सैटेलाइट्स वगैरह जितनी भी सब कुछ है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिकली केसलर सिंड्रोम के अंदर बताया गया है। तो केसलर सिंड्रोम किस चीज़ से संबंधित है? हमारे स्पेस डेब्रिस से संबंधित है, ये आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको यहाँ पर भी एक अच्छी से क्लैरिटी मिल चुकी होगी, ठीक है ना। तो केसलर सिंड्रोम
इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? स्पेस डेब्रिस इज द करेक्ट आंसर। किस चीज़ से संबंधित है? स्पेस जंक, मैंने आपको बताया ये आपस में कोलाइड करेंगे और सब टकरा के सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये बेसिकली इसके अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो जूट इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की गई है। रिसेंटली जूट सेक्टर काफ़ी चर्चा में आया क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर क्राइसिस देखने को मिले जूट सेक्टर को लेकर, और रिसेंटली भी यहाँ पर जूट सेक्टर को लेकर एक बहुत बड़ा क्राइसिस इंडिया में देखने को मिला है। तो यहाँ पे बोला विद रेफरेंस टू जूट सेक्टर इन इंडिया, कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताओ दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको हम लोग JCI के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा पूरा जूट सेक्टर को संभालता है, तो इन्होंने यहाँ पर ऐसा ज़रूरी कर रखा है कि जूट जो है इसको खरीदा जाएगा बिना किसी क्वांटिटेटिव लिमिट के। यानी कि जो भी यहाँ पे ग्रोवर्स होंगे, जो भी जूट को ग्रो करते हैं, अब जूट को ग्रो करने वाले बहुत सारे फार्मर्स हैं, तो उन फार्मर से MSP पर इस जूट को खरीदा जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, और ख़रीदने की कोई लिमिट नहीं होगी। ऐसा यहाँ पर जूट सेक्टर को लेकर एक स्टेटमेंट बोला जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि करेंट टाइम पर जो 50% हमारे फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज है और 20% आपको शुगर देखने को मिलेगा, इसके लिए ज़रूरी कर रखा है कि इनको जूट बैग्स के अंदर पैक करना है, ठीक है ना। तो दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए, बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन D दोनों में से कोई सा भी करेक्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 देखने को मिलेगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। आओ इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पर क्या है ना, कि जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 1971 में, और बिल्कुल ये प्राइस सपोर्टिंग एजेंसी है। इसका काम क्या है कि यहाँ पे जो किसान भाई हैं जो भी जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनसे MSP पर यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर जूट को परचेज़ करना, और जूट को ये लोग परचेज़ करते हैं बिना किसी क्वांटिटेटिव लिमिट के। तो एक कोई लिमिट नहीं यहाँ पर सेट करी गई है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। जब हम लोग स्टेटमेंट 2 को देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे गलत क्यों है, इसको समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बोला गया है कि यहाँ पे ज़रूरी कर रखा है, यानी कि कंपलसरी कर रखा है करेंट टाइम पर कि 50% जो हमारा अनाज है सरकार के पास में और 20% जो चीनी है वो जूट बैग के अंदर पैक होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे 50% अनाज नहीं है, इसको 100% कर रखा है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इसी वजह से इनकरेक्ट हो जाता है। तो आप देखोगे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, तो इन्होंने रिसेंटली यहाँ पर इसको अप्रूव किया और बोला कि देखो अब क्या होगा कि साल 2021-22 के अंदर जो हमारे फूड ग्रेन्स होंगे उसके अंदर 100% और जो चीनी होगी उसको 20% तक यहाँ पे हम लोग जूट बैग्स के अंदर पैक करेंगे। तो इस वजह से स्टेटमेंट 2 जो है हमारा इनकरेक्ट है। आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुकी है जूट सेक्टर को लेकर। थर्ड नहीं है, शायद फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट बोल देते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर। तो आपको पता होगा ये बिल चर्चा में था, तो इस वजह से क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार हो चुका है। तो इंडिया जो है वो एक सिग्नेटरी है, भारत ने यहाँ पर साइन किया है कौन से कन्वेंशन को, ऑन द एफर्ट्स ऑफ कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यानी कि आपको देखने को मिलेगा ये 3 कन्वेंशन दे रखे हैं। तो भारत ने कौन सा वाला कन्वेंशन साइन कर रखा है जो कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगाता है। नाम से पता चल रहा है वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ी कगार में डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। तो इसको फैलाने पे रोक लगाने का काम करता है। ये काफ़ी सारी ट्रीटीज़ है जो कि यहाँ पर इसके ऊपर रोक लगाती हैं कि भैया ये टेक्नोलॉजी दूसरे तक ना पहुँचे। तो भारत ने कौन कौन से कन्वेंशन को साइन कर रखा है, इसके यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात तो यहाँ पे देखो, एक कन्वेंशन दे रखा है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, दूसरा कन्वेंशन है केमिकल वेपन कन्वेंशन, तीसरा है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये तीनों के तीनों जो कन्वेंशन और ट्रीटी है ना, इनका फोकस क्या है कि ये जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जो वेपन्स है, हथियार हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन्स, इनको आगे बढ़ावा ना दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि इनको बढ़ावा दिया जाएगा तो आने वाले टाइम पर दुनिया में सिचुएशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये वेपन्स अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। तो भारत ने किस किस चीज़ को साइन कर रखा है इन तीनों में से, ये पूछा गया, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इस ऑप्शन को देख सकते हो। मैं आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर बता देता हूँ, वरना वीडियो थोड़ा लंबा होता चलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सी देखने को मिलेगा, 1 और 2 ओनली। यानी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन और केमिकल वेपन कन्वेंशन को हम लोगों ने साइन कर रखा है। बीमारी फैलाने वाले वेपन्स होते हैं, कुछ केमिकली यहाँ पर गैस, जहरीली गैस फैलाने वाले वेपन्स होते हैं,
तो ये जो वेपन्स हैं इनका बढ़ावा ना दिया जाए, आगे इनको और बढ़ावा ना दिया जाए, इसके लिए यहाँ पर इन दोनों कन्वेंशन को भारत ने साइन कर रखा है। लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को हमने साइन नहीं किया है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वजह से इसका 1 और 2 जो है वो करेक्ट आंसर है कि भारत ने किस किस को साइन किया है। तो ये 3 मेजर ट्रीटीज़ हैं वेपन्स को लेकर, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। क्वेश्चन कैसे ही बनेगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। रिसेंटली चर्चा में इसलिए आया क्योंकि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो बिल है ना, इसको पास किया गया था राज्यसभा के अंदर, इस वजह से इसकी काफ़ी चर्चा की गई थी। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा चर्चा में था अभी कुछ दिन पहले। तो यहाँ पे बोला गया विद रेफरेंस टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 ये बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे संविधान में आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, जो कि एक DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये इसको इम्प्लीमेंट करने वाले, इसको लागू करने वाले भारत में 2 राज्य हैं, गोवा और अरुणाचल प्रदेश। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो लॉ कमीशन है उसने यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को एडॉप्ट करने के लिए बिल्कुल फेवर किया था कि हाँ भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड एडॉप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए बोलता है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी 1 ओनली, ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली, या फिर ऑप्शन डी तीनों के तीनों करेक्ट हैं। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। कोशिश करो कि खुद से यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कर सको, काफ़ी बार डिटेल से पढ़ाया है। जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो इसका मकसद क्या है। देखो भारत में ना बहुत सारे अलग अलग लॉज आपको देखने को मिलते हैं। मतलब देखो मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, या डाइवोर्स को लेकर, या फिर आप कह सकते हो इनहेरिटेंस को लेकर, या फिर एडॉप्शन को लेकर, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। तो इन केसेस को सुलझाने के लिए भारत के अंदर अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज हैं। जैसे कि यहाँ पर हिंदू मैरिज लॉज अलग हैं, मुस्लिम मैरिज लॉज अलग हैं, क्रिश्चियन के अलग हैं, अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लॉज हैं। अगर यहाँ पर इन मैटर से संबंधित किसी भी रिलीजन का कोई केस आता है ना, तो अलग अलग रिलीजन के हिसाब से सॉल्व करना होता है। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आ जाती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है। तो फोकस ये किया जा रहा है कि भाई डिस्प्यूट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो क्यों ना इन सभी लॉस को ख़त्म कर दिया जाए। इनको हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही कानून रहेगा, और उसी कानून से क्या करेंगे, इन सारे मैटर्स को देखेंगे। यानी किसी भी रिलीजन का, हिंदू का कोई मैरिज का इशू आता है, या फिर आप कह सकते हो मुस्लिम का कोई मैरिज का मैटर आता है, या फिर किसी भी रिलीजन का आता है, तो उन सबको एक ही कानून से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिंपल बात हो गई। आगे आते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर जो बोला गया इसके आंसर को देखते हैं। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 देखने को मिलेगा, 1 ओनली। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा क्यों, आओ डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर मेंशन है, बिल्कुल सही बात है। हमारे DPSP के अंदर, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 44 के अंदर बोला गया है कि हाँ हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है इसको समझते हैं। दूसरे स्टेटमेंट बोला गया गोवा और अरुणाचल प्रदेश ये 2 राज्य हैं भारत के अंदर जिसके पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो ये गलत है। क्यों, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गोवा ही है जिसके पास में यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थर्ड यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जो ये लॉ कमीशन है ये बेसिकली हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करता है कि पूरे इंडिया में इसको लेकर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये भी गलत देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लॉ कमीशन 2018 वाला है ना, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड के अगेंस्ट में गया कि ये लागू नहीं होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि नालसा बहुत चर्चा में बना हुआ है, ठीक है ना। अब ये नालसा क्या है समझेंगे अभी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है, नालसा जैसे ही यहाँ पर एक और बॉडी देखने को मिलती है DLSA, वैसे यहाँ पर SLSA। ये क्या है, देखो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है नालसा जिसको हम लोग बोलते हैं। अब उसके बाद में DLSA क्या है, यह है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। SLSA क्या है, ये स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब देखो होता क्या है ना, बहुत सारे लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है कि वो अपने केस को लेकर जाएं और यहाँ पर उस केस की सुनवाई करें, तो उन पुअर पीपल को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर ये अलग अलग बॉडीज़ हैं। ये क्या करती हैं, ये फ्री में लीगल सर्विसेज देती हैं, यानी कि फ्री में आपको यहाँ पर लीगली सर्विस प्रोवाइड करवाने का काम करती है नालसा, DLSA और SLSA। तो नालसा तो हमारा नेशनल लेवल पर हो गया, कंट्री लेवल पर, DLSA डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो गया, और SLA स्टेट लेवल पर हो गया। इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो DLSA को लेकर पूछा गया है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि जो ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है इनको हेड किया जाता है डिस्ट्रिक्ट जजेस के थ्रू। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो DLSA है ये क्या करता है, हमारे कोर्ट्स के ऊपर बर्डन को कम कर देता है लोक अदालत को रेगुलेट करके। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो DLSA है ये क्या करता है, ये वीकली बेसिस पर यहाँ पर कुछ मीटिंग वगैरह रखता है अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी को लेकर, यानी कि जो बहुत सारे अंडर ट्रायल केसेस है ना उसके मुद्दा का डिस्कशन यहाँ पर किया जाता है। अंडर ट्रायल मतलब जिनके ऊपर ट्रायल वगैरह चल रहा है। रिसेंटली मैंने इसका मुद्दा पूरा का पूरा आपको समझाया, आपको याद होगा करंट अफेयर के वीडियो में। अब होता क्या यहाँ पर, इन चीज़ को लेकर DLSA को लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए। बताना ये कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑप्शन बार बार रीड नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा लंबा होता चले जा रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा वीडियो को क्रिस्प बनाया जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, यानी कि DLSA से संबंधित तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। चलो देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे DLSA है ना बेसिकली वैसे ही आपको NALSA यानी कि नालसा देखने को मिलता है। तो जो पहले हम लोग DLSA के बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, करेंट टाइम पर देखो इनका काम क्या होता है, बिल्कुल फ्री में लीगल सर्विस देना। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनको फ्री में लीगल सर्विस दी जाती है कि लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाए और जो केस है उसको जल्दी से समाप्त कर दिया जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर इनका पर्पज़ होता है। नाउ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखने को मिलती है। करेंट टाइम पर भारत के अंदर टोटल 676 DLSAs आपको देखने को मिलते हैं और जो DLSA वो डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू हेड किया जाता है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि देखो ये अवेयरनेस प्रोग्राम को स्टार्ट करता है, लीगल एड प्रोवाइड करवाता है जैसे नालसा प्रोवाइड करवाता है, साथ ही साथ में हमारे कोर्ट के ऊपर बर्डन कम करता है। कोर्ट्स के ऊपर जो बर्डन है ना, कोर्ट में केस ना जाकर ये लोग अदालत को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कोर्ट्स के ऊपर से बर्डन कम करने का काम करता है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन किया गया कि हाँ बिल्कुल जो DLSA है वो वीकली बेसिस पर कुछ मीटिंग्स वगैरह को होल्ड करता है अंडर ट्रायल रिव्यू कमिटीज़, यानी जो अंडर ट्रायल वाले केसेस हैं उनको देखने के लिए। अंडर ट्रायल मैंने आपको बता दिया जिनके ऊपर अभी यहाँ पे कार्रवाई चल रही है, ट्रायल चल रहा है, अभी दोषी साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस हम लोग देख पाते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में अंडर ट्रायल वाले केसेस जो हैं वो आधे से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई है भगोरिया फेस्टिवल के बारे में। तो भगोरिया फेस्टिवल रिसेंटली काफ़ी चर्चा में देखने को मिला, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है UPSC। दिस फेस्टिवल सीन इन न्यूज़ रिसेंटली, ये किस चीज़ से एसोसिएटेड है आपको बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी झारखंड एंड बिहार, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर आपको ए देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये जो भगोरिया फेस्टिवल है इसको हम लोग भगोरिया हाथ फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। इसको सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल पीपल के थ्रू। अब ट्राइब्स के अंदर भील ट्राइब भी है और भिलाल भी है और पटिलिया ट्राइब भी, कुछ और ट्राइब्स भी देखने को मिलती है। मेजरली आपको ये 3 ट्राइब्स देखने को मिलेंगी जो कि सेलिब्रेशन करती हैं भगोरिया फेस्टिवल का। अब यहाँ पे जो फेस्टिवल है मैंने आपको बता दिया मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। देखो जब हमारी जो फसलों की कटाई होती है, फसलों की जो हार्वेस्टिंग, जब इसकी समाप्ति होती है ना, इसका एंड आता है, तब यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन किया जाता है। तो लोग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं इस पूरे के पूरे फेस्टिवल को, क्योंकि वो हार्वेस्टिंग पूरी कर चुके होते हैं, फसलों की कटाई पूरी कर चुके होते हैं, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर जो फेस्टिवल है ये एक अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है बहुत सारे हज़ारों ट्राइबल मैन और वेमेन के लिए कि वो अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ कर सकें अपने हिसाब से। तो ये बेसिकली यहाँ पर भगोरिया फेस्टिवल का पर्पज़ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। चलो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में पढ़ाया है, बहुत डिटेल से करंट अफेयर के वीडियो में पढ़ाया था, तो मतलब ये भी चर्चा में बना हुआ है। तो क्या है रीजनल रूरल बैंक, अभी थोड़ा सा बताऊंगा। इसके रेफरेंस में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि रीजनल रूरल बैंक को एस्टेब्लिश किया गया है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो प्रथमा ग्रामीण बैंक है ये पहला बैंक बना है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है जो इक्विटी है रीजनल रूरल बैंक की ये पूरी तरह से यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है, मतलब हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आता है रीजनल रूरल बैंक। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से सुना होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैंने इतना मतलब आसान शब्दों में आपको ये पढ़ाया था रीजनल रूरल बैंक्स
कि मैं खुद आराम से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्वेश्चन को बहुत आराम से यहाँ पर किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको हम लोग एक बार कवर करते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर आपको सेकंड ओनली देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात देखो, इनफैक्ट जिस दिन यहाँ पे मैंने रीजनल रूरल बैंक के बारे में डिस्कशन किया था ना करंट अफेयर के वीडियो में, उस दिन मैंने वीडियो के लास्ट में क्विज भी लगाया था। तो उस क्विज के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ पर तैयार था। देखो लास्ट में याद होगा मैंने क्विज के अंदर क्वेश्चन लगाया था कि रीजनल रूरल बैंक कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर एस्टेब्लिश हुई है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट तो दिया गया है शिवरामन कमेटी, तो ये गलत है। बेसिकली यहाँ पर वो है नरसिम्हम कमेटी। तो नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर रीजनल रूरल बैंक्स को बनाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जो प्रथम ग्रामीण बैंक है ये पहला बैंक है जिसको एस्टेब्लिश किया गया रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के थ्रू। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हाँ ये पहला बैंक है। और आपको याद होगा ये भी मैंने आपको बताया था कि सिंडिकेट बैंक ने यहाँ पर इसको स्पॉन्सर किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपको थर्ड स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि जो रीजनल रूरल बैंक की इक्विटी है यानी इनकी जो ओनरशिप है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास में आती है। तो ये गलत है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास में नहीं आती है, इसकी ओनरशिप बटी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 50% आती है, स्पॉन्सर बैंक के पास में 35% और बाकी स्टेट गवर्नमेंट के पास में 15%। तो ये बात होती आती है रीजनल रूरल बैंक्स की। होते क्या हैं देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, बहुत सारे गांव वाले एरिया में जो अलग अलग रीजन बेसिस हैं, अलग अलग एरिया हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में एक छोटा सा बैंक ओपन किया जाता है जिसको हम लोग रीजनल रूरल बैंक्स बोलते हैं। काम क्या है इनका? काम है यहाँ पर चीप क्रेडिट देना, यानी कि जो भी हमारे स्मॉल फार्मर से छोटे मोटे किसान भाई हैं उनको यहाँ पर बहुत सस्ते दाम में ये क्रेडिट यानी उधार वगैरह प्रोवाइड करवा देता है रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। ये मैंने समझाया था, इसकी प्रॉब्लम्स वगैरह भी डिस्कस की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में FATF के बारे में चर्चा की गई है। FATF काफ़ी चर्चा में था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू FATF दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। आपको बताना यहाँ पर यह है कि FATF के संबंध में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। करेक्ट नहीं, ध्यान से पढ़ना, नॉट करेक्ट बोला गया है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि FATF एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको यूनाइटेड नेशन के अंडर में बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इसके 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि अगर किसी कंट्री को FATF के अंदर, आपको पता होगा FATF के अंदर 2 लिस्ट होती हैं। कौन कौन सी लिस्ट होती हैं? एक होती है ग्रे लिस्ट और एक होती है ब्लैक लिस्ट। तो यहाँ पे बोला गया कि FATF के अंदर अगर किसी कंट्री को ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए तो डायरेक्टली उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगा दी जाती है उस कंट्री के अगेंस्ट में। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। आओ देखते हैं इसके आंसर को। तो इस करेक्ट आंसर इसका है डी, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है नॉट करेक्ट। तो तीनों के तीनों गलत हैं, तीनों के तीनों सही नहीं हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। अब थोड़ा डिटेल से देखते हैं। सबसे पहली बात, पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि FATF को एस्टेब्लिश किया गया यूनाइटेड नेशन के अंडर में। ऐसा नहीं है। FATF बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी तो है, यानी कि जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी सरकारें मिलकर यहाँ पे काम करती हैं। इस पर्टिकुलर बॉडी को FATF को 1989 में बनाया गया था जब G7 समिट चल रहा था पेरिस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस वजह से यूनाइटेड नेशन के अंडर में नहीं आता है, तो ये गलत है। दूसरा यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि 80 से ज़्यादा मेंबर्स हैं FATF के पास में, ये भी गलत है, क्योंकि करेंट टाइम पर यहाँ पर 37 मेंबर्स आपको FATF के पास में देखने को मिल जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट ये बोलता है किसी भी देश को ग्रे लिस्ट में डालने के बाद में उस कंट्री के अगेंस्ट में पेनल एक्शन लिए जाते हैं, पेनल्टी वगैरह चार्ज की जाती है, तो ये भी गलत है। देखो डायरेक्टली कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया जाता है। पाकिस्तान कितने टाइम से यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई ऐसा डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लिया गया है ना। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब से देखने को मिलेगा, कोई डायरेक्ट एक्शन ले गया है। लेकिन जब कोई देश ब्लैक लिस्ट के अंदर आता है तो डायरेक्टली एक्शन लिया जाता है, ठीक है ना। ब्लैक लिस्ट में करंट टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 2 देश देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो है नॉर्थ कोरिया और ईरान। सिंपल बात हो गई। मतलब हर एक क्वेश्चन के अंदर सारी डिटेलिंग्स आपको मिल रही हैं। क्वेश्चन मिल रहा है, उसका आंसर मिल रहा है और उसका साथ ही साथ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। रिसेंटली CBI चर्चा में था अपने टेन्योर को लेकर, तो CBI के संबंध में यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला कि ये एक स्टैचुटरी बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया है स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि कोऑर्डिनेट करती है एक तरीके से जो हमारा इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ है ना, यानी दुनिया भर में जो दुनिया भर की पुलिस इससे कनेक्टेड है। तो भारत की तरफ से CBI यहाँ पर इस इंटरपोल के अंदर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भारत की तरफ से CBI रिप्रेजेंट करता है।
तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि सीबीआई कैन सू मोटो टेक इन्वेस्टिगेशन ओनली ऑफ ऑफेंसेस इन द यूनियन टेरिटरीज। सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरी के अंदर सीबीआई अपनी तरफ से यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टिगेशन का केस उठा सकता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। आपको इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 2 और 3 ओनली। तो 2 और 3 यहाँ पर इसका करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी यहाँ पर फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका इनकरेक्ट है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बोलता है कि सीबीआई एक स्टैचुरी बॉडी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सीबीआई यहाँ पर एक स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ध्यान रखना। सीबीआई के पास में जो भी पावर्स आती हैं वो डीपीएससी के साथ, डीपीएससी एक्ट से निकल कर आती हैं। यानी कि डीपीएससी क्या है, तो डीपीएससी आपको देखने को मिलता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है ना। तो इस वाले एक्ट से निकल कर आती हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर सीबीआई एक स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको देखने को मिलेगा, सीबीआई इज़ नॉट अ स्टैचुरी बॉडी, क्योंकि यहाँ पर जो ये वर्ड सीबीआई है ना, ये डीपीएससी एक्ट के अंदर कहीं पर भी एग्जैक्टली मेंशन नहीं है, ठीक है। जो सीबीआई है उसका काम क्या है, देखो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1941 में। इसका मेजर काम है इन्वेस्टिगेशन करना, करप्शन को रोकना, जो घूसखोरी है उसको रोकने का काम करता है ये, ठीक है ना। आगे आते हैं। अब उसके बाद मतलब कि जो हमारे क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पर ये कंडक्ट करता है। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो तो हमारा हो जाता है इनकरेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है एक नोडल एजेंसी है जो कि इन्वेस्टिगेशन करती है इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़ के बिहाफ में। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हाँ सही बात है। इंटरपोल जो मेंबर्स होता है ना, इंटरपोल जो पूरा का पूरा नोटिस वगैरह जारी करते हैं, दुनिया भर की पुलिस ना इससे कनेक्टेड है। दुनिया भर के जो पुलिस मेंबर्स हैं उससे कनेक्टेड है। तो भारत की साइड से सीबीआई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपको सही देखने को मिलेगा, क्योंकि सीबीआई यहाँ पर एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को अपनी तरफ से उठा सकता है यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर। तो स्टेटमेंट 3 के अंदर क्या बोला गया कि मान लो यहाँ पर कोई भी ऑफेंस है, कोई भी अपराध है, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, यूनियन टेरिटरी की कोई भी अपराध है यूनियन टेरिटरी के अंदर, तो वहाँ पर जो सीबीआई है वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है सो मोटो के बेसिस पर, यानी कि खुद ही उस इन्वेस्टिगेशन को वो ले सकता है, खुद ही उस इन्वेस्टिगेशन को वो उठा सकता है। क्लियर हो गया। बाकी स्टेट के अंदर क्या होता है, अगर राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज करता है। केंद्र सरकार यहाँ पर बोलेगी, उसके बाद केंद्र सरकार मैटर देगी सीबीआई को, उसके बाद सीबीआई उसको हैंडल करेगा। लेकिन यूनियन टेरिटरी के अंदर खुद से यहाँ पर उसको हैंडल कर सकता है, खुद से यहाँ पर उठा सकता है। क्लियर हो गई बात। आगे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी मैंने आपको डायरेक्टली जल्दी जल्दी में बता दिया कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पर सीबीआई को केस दे सकती है कि इस स्टेट के अंदर, इस राज्य के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है, लेकिन उस स्टेट का कंसेंट भी लेना होता है, उस स्टेट की परमिशन भी लेनी होती है, उसके बाद सीबीआई को अलाउ किया जाता है। साथ ही साथ में लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ऑर्डर देता है सीबीआई को, भाई आप जाके इन्वेस्टिगेशन करो, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास में पावर है कि वो सीबीआई को पूरे देश में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं, और उसमें राज्य की जो कंसेंट होती है, जो अप्रूवल है, वो लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सीबीआई को लेकर ये बातें लिखी हुई हैं। बाकी सीबीआई खुद से मैटर देख सकता है यूनियन टेरिटरी में, वो ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे भी क्लैरिटी मिल चुकी है। इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अच्छा, इस वाले आर्टिकल को आगे लगा रखा है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वरना डबल हो जाएगा। यहाँ पे अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है विद रेफरेंस टू द साइट्स। साइट्स क्या होता है, तो काफ़ी बार पढ़ा रखा है। यह है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर इस बॉडी को बनाया गया है, जिसका नाम है साइट्स। तो साइट्स के रेफरेंस में 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि साइट एक लीगली बाइंडिंग है ऑन द मेंबर स्टेट, यानी कि साइट्स के जो भी मेंबर्स होंगे उनके ऊपर यहाँ पर सारी चीज़ें आप कह सकते हो लीगली बाइंड होंगी, उनको वो चीज़ें फॉलो करनी होगी जो साइट्स के अंदर मेंशन करी गई हैं, यानी कि कानूनी तौर पर उनको फॉलो करना होगा। दूसरा यहाँ पे बोला गया इंडिया यहाँ पर सिग्नेटरी है इस कॉन्वेंशन का। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है वो है बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडिया इस कन्वेंशन का मेंबर भी है, सिग्नेटरी भी है, साथ ही साथ में जो भी मेंबर हैं साइट्स के वो लीगली बाइंड हो जाते हैं कि वो साइट्स के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशी ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि देखो बहुत सारे जो वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं ना वो काफ़ी खतरे में हैं, तो उनके इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर ये कंट्रोल करने का काम करता है। साइट्स जो है वो अलग अलग लिस्ट को मेंटेन करता है, अपेंडिक्स 1 अपेंडिक्स 2 करके ये अलग अलग लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। जब हम लोग बात करते हैं ऐसे यहाँ पर आपको अपेंडिक्स 1, 2, 3 अलग अलग लिस्ट देखने को मिलती हैं,
ठीक है ना। तो बेसिकली इंटरनेशनल व्यापार के ऊपर अच्छी तरीके से कंट्रोल करने के लिए या कोई थ्रेटेंड स्पीशी है जो कि ख़त्म हो रही है उसके व्यापार के ऊपर रोक लगाता है, वो सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हो, वो सब यहाँ पर साइट्स का काम होता है। तो सिंपल बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि साइट्स एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है। इसका एम क्या है मैंने आपको बता दिया, अगर कोई भी यहाँ पर इसका मेंबर है तो उसको लीगली यहाँ पर फॉलो करनी होती हैं सारी चीज़ें जो कि साइट्स के अंदर मेंशन करी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बात करता है ब्लास्फेमी और हेट स्पीच के डिफरेंस को लेकर। तो यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। ब्लास्फेमी और हेट स्पीच दोनों को लेकर आपको अलग अलग प्रोविजंस देखने को मिलते हैं आईपीसी के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, यहाँ पर मेंशन किया गया डिस्ट्रक्शन, डैमेज और डिफाइलिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ वर्शिप इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी कि मान लो कोई प्लेस ऑफ वर्शिप है, पूजा करने वाली जगह है, यानी अलग अलग रिलीजन के हिसाब से वर्शिप करने वाला वो प्लेस है, तो मान लो यहाँ पर क्या होता है, उसको डिस्ट्रक्ट किया जाए, उसको डैमेज किया जाए, तो वो बेसिकली एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है वहाँ पर। थर्ड यहाँ पे स्टेटमेंट देखने को मिलेगा कि मान लो कोई जो स्टेट है वो किसी का फंडामेंटल राइट टू रिलीजन जो है उसको वॉयलेट करता है, तो उस स्टेट को क्या करना होगा, मतलब वो जो स्टेट है, मान लो कोई राज्य है, वो क्या कर रहा है, किसी व्यक्ति के राइट टू रिलीजन को वॉयलेट कर रहा है, उसके ऊपर रोक टोक लगा दिया, अब वो यहाँ पर अपने राइट टू रिलीजन को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो जो व्यक्ति है वो ही और शी दोनों हो सकते हैं, वो यहाँ पर एपेक्स कोर्ट के अंदर जा सकता है स्टेट के खिलाफ। ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, जब फंडामेंटल राइट के ऊपर आँच उठेगी तो वो यहाँ पर कोर्ट के अंदर देख सकता है, उस पूरे मुद्दे को लेकर जा सकता है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था ब्लास्फेमी और हेट स्पीच को लेकर। कब बताया था आपको मैं प्रूफ देता हूँ, द हिंदू के अंदर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का एक आर्टिकल था। जब हम लोग बात करते हैं ब्लास्फेमी की, तो ब्लास्फेमी का मतलब होता है किसी भी रिलीजन के गॉड को कुछ उल्टा सीधा बोलना। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ ऐसा बोल देना, उनके खिलाफ यहाँ पे बोल देना, या फिर कुछ ऐसी हरकत करके दिखाना कि उस चीज़ को डैमेज कर देना, तो वो ब्लास्फेमी के अंदर आता है। हेट स्पीच के अंदर आप कह सकते हो कोई नफरत फैला देना दो कम्युनिटीज़ के बीच में, वो हेट स्पीच के अंदर में आता है। तो पहला स्टेटमेंट ब्लास्फेमी और हेट स्पीच को लेकर यहाँ पर दिया जाता है कि इन दोनों को लेकर अलग अलग प्रोविजंस हैं इंडियन पिनल कोड के अंदर। बाकी दो स्टेटमेंट मैंने रीड करके आपको बता दिए हैं। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें से। अब देखते हैं इसके आंसर को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बी देखने को मिलेगा, 2 और 3। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला रॉन्ग है। ब्लास्फेमी और हेट स्पीच दोनों के अलग अलग प्रोविजंस आईपीसी के अंदर नहीं हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो हेट स्पीच और ब्लास्फेमी दोनों को लेकर आपको जो प्रोविजंस देखने को मिलते हैं वो आईपीसी के अंदर साथ में मेंशन है, साथ में मेंशन नहीं है। तो इनके लिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पे हो जाता है रॉन्ग। ब्लास्फेमी और हेट स्पीच का डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। आईपीसी के अंदर अलग अलग प्रोविजंस दिया होता है ना, तो दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस नहीं दिए गए हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। क्लियर हो गया। दूसरा यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय किया जाएगा, डैमेज किया जाएगा, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि बिना किसी वारंट के उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं जो ये इस प्रकार की हरकत करेगा। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर कोई स्टेट वायलेट करता है आपका राइट टू रिलीजन, तो आप लोग यहाँ पर किसी अपेक्स कोर्ट के अंदर एक उच्च न्यायालय के ऊपर जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ, बाकी स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों के दोनों आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन करता है कुछ ग्रुप्स के बारे में, इंटरनेशनल ग्रुप्स के बारे में। क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आर शेयर्ड बाय इंडिया एंड मालदीव्स। कौन कौन से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है जिसको भारत और मालदीव्स दोनों मिलकर शेयर करते हैं, यानी कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इंडिया मालदीव्स दोनों यहाँ पर इसका हिस्सा है। सिंपल सी बात है। पहला आपको सार्क देखने को मिलेगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दूसरा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। अब इसका करेक्ट आंसर देखें तो यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ 1 ओनली, यानी इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन रिसेंटली चर्चा में थे, क्योंकि मालदीव्स के प्रेसिडेंट भारत आए, काफ़ी कुछ डिस्कशन किया गया। अब इंडिया मालदीव्स की जब बात करते हैं ना, तो दोनों के दोनों सार्क का हिस्सा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का। तो ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है, बाकी ऑप्शन 2 इनकरेक्ट है। ऑप्शन 2 के अंदर बोला गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एससीओ के मेंबर्स कौन कौन हैं, तो यहाँ पर एससीओ के अंदर चाइना, रशिया, 4 सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान हो गए। तो ये कुछ यहाँ पर कंट्रीज़ आती हैं एससीओ के अंदर, मालदीव्स नहीं आता। फिर 3 के अंदर आसियान के अंदर बोला गया, तो आसियान के अंदर भी
यहाँ पे आप लोग देखोगे तो साउथ ईस्ट एशियन वाली कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये 10 नेशंस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी इंडिया, मालदीव्स दोनों ही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सार्क के अंदर दोनों कंट्रीज़ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट दोनों कंट्रीज़ फाउंडिंग मेंबर्स हैं सार्क की। क्लियर हो गया? आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एज पर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, इन दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए बताओ कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि अगर हम लोग पेरिस एग्रीमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग बात करें तो हर एक देश को जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से प्लेज ली थी पेरिस एग्रीमेंट पर कि हम पोल्यूशन को कम करेंगे, हर 5 साल में उस प्लेज को अपडेट करना होता है। दूसरा स्टेटमेंट बोला जाता है कि इंडिया ने अपनी प्लेज को अपडेट किया है कि हम लोग क्लाइमेट चेंज से टैकल करेंगे, और जो भी हम लोगों ने यहाँ पर अपडेट किया है क्या वो बाइंडिंग इन नेचर है, क्या हमें वो मानना ही मानना है, ये भी यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट है। क्या बाइंडिंग इन नेचर है, क्या उसको मानना ही मानना है क्या, या वो चीज़ें इंप्लीमेंट भारत के ऊपर होनी है क्या। तो ये 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको सिर्फ और सिर्फ 1 ओनली देखने को मिलेगा, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला जाता है कि बिल्कुल जो आपको पता है पेरिस एग्रीमेंट हुआ था ना, तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हर एक देश को हर 5 साल में अपनी जो भी प्लेजेस हैं, जो भी यहाँ पर कमिटमेंट किए थे कि भैया हम अपने ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, तो जो भी प्लेज ली गई थी उसको हर 5 साल में अपडेट करना होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। दूसरा यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो इंडिया ने भी यहाँ पर प्लेज ली है, काफ़ी कुछ बोला है, 2030 तक पोल्यूशन कम करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने कमिटमेंट के तौर पर लिया है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें बाउंड होती हैं, हमारे ऊपर बाइंडिंग है, क्या हमें ये मानना ही मानना है? तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में पूछा गया है। तो सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों लगातार चर्चा में बने हुए थे पिछले 1 सप्ताह के अंदर। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट लागू करता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 को, जो कि एक क्रिमिनल लॉ है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों गलत हैं। आओ देख लेते हैं दोनों कैसे गलत हैं। तो हाँ, बिल्कुल नीदर 1 नर 2, दोनों के दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो सही नहीं है, दोनों के दोनों गलत हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हुआ क्या है समझते हैं। यहाँ पर हुआ यह है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम क्या है, जो भी पैसे से संबंधित घोटाले हो रहे हैं, करप्शन हो रहा है, उसको ये रोकने का काम करता है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बेसिकली 2 लॉज को लेकर काम करता है। कौन कौन से लॉज हैं? वो है, एक है फेमा और दूसरा यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब आप कहोगे सर ऑप्शन 1 के अंदर फेमा मेंशन था कि हाँ फेमा को इन्फोर्स करता है, फेमा को लागू करता है, सही बात है, लेकिन ऑप्शन में ये भी लिखा था फेमा एक क्रिमिनल लॉ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ध्यान रखना, इतनी बारीकी से क्वेश्चन बना हुआ है। जो ये फेमा है ना, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक सिविल लॉ है। इसका काम क्या है? इसका काम यहाँ पर यह है कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज को लेकर इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको यहाँ पे टैकल करने का काम किया जाता है। दूसरा PMLA, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है, ठीक है ना, यानी कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया जाता है, उस मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम किया जाता है इस PMLA एक्ट के तहत। तो PMLA क्रिमिनल लॉ है, फेमा सिविल लॉ है। लेकिन ऑप्शन के अंदर क्या बोला गया था? ऑप्शन के अंदर बोला गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट फेमा को लागू करता है, जो कि एक क्रिमिनल लॉ है। तो इसी वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बोलता है कि हमारा जो ED है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ED है ना, वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इस वजह से यहाँ पर ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हो जाते हैं रॉन्ग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेंशन किया गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर अगेन आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को लेकर। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का मतलब है दुश्मन के अगर टैंकर को उड़ाना है ना, तो यहाँ पर उस मिसाइल का यूज़ किया जाता है। उसको हम लोग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बोलते हैं, यानी कि दुश्मन के टैंक को उड़ाने के लिए इस मिसाइल्स को बनाया गया है। अब यहाँ पर क्या बोला जाता है? बोला यहाँ पर यह जाता है, पहला स्टेटमेंट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक गाइडेड मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया है हैवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल्स को हिट और डिस्ट्रॉय करने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट यह बोलता है कि जो हेलिना है वो भी एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर हम लोगों ने लगा रखा है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको दोनों स्टेटमेंट
मतलब करेक्ट देखने को मिलेंगे, बोथ 1 एंड 2 इसका आंसर देखने को मिलेगा। अच्छा यहाँ पे 1 ओनली लिखा हुआ है। अच्छा एक बार चलो देखते हैं इसके आंसर को देखते हैं। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर दोनों के दोनों करेक्ट होने चाहिए। एक बार देख लेते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जब हम लोग बात करते हैं, आपको बता चुका हूँ, एक गाइडेड मिसाइल है जो कि यहाँ पे क्या करता है, हमारे हैवी आर्मर्ड मिलिट्री व्हीकल को डिस्ट्रॉय करता है। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा करेक्ट है। दूसरा, हेलिना के बारे में चर्चा की गई, तो हेलिना भी यहाँ पर एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जिसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर के ऊपर माउंट किया जाता है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अच्छा तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। यहाँ पर मैंने नीचे सही लिखा हुआ है, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लेना। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है ना, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करता है, अगेन 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, मतलब सारे के सारे यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब ये 3 स्टेटमेंट के बेसिस पर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट किस चीज़ को लेकर है, वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को लेकर। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हम लोग दुनिया का एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक ऑटोनोमस और इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है, खुद ही यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया है। तीसरा यहाँ पर बोला जाता है कि ये रिपोर्ट देता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को। बताओ कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आओ उसके आंसर को देखते हैं। इसके आंसर में यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर है। तीनों के तीनों स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जब हम लोग चर्चा करते हैं ना, तो हाँ दुनिया भर में इसको एटम्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो स्टेटमेंट 1 हुआ करेक्ट। दूसरा यहाँ पर आप लोग देखोगे तो बिल्कुल यहाँ पर इसको इंडिपेंडेंटली बनाया गया है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हो जाता है सही। तीसरा स्टेटमेंट अगर हम लोग को देखें तो बिल्कुल यहाँ पर इस एजेंसी को रिपोर्ट देनी होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को। तो यहाँ पर 2 और 3 दोनों स्टेटमेंट्स आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी भी चर्चा में थी, तो इस वजह से यहाँ पर ध्यान रखना। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ना, ये क्या करती है, ये न्यूक्लियर फील्ड के मामले में काम करती है। ये कुछ मेंबर स्टेट्स के साथ में मिलकर काम करती है ताकि जो हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ है वो बहुत खतरनाक होती है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का जो उपयोग है वो सेफ तरीके से हो, शांतिपूर्वक हो, उसका कोई भी गलत उपयोग ना हो। ये बेसिकली यहाँ पर IAEA का रोल देखने को मिलेगा। नाउ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में चर्चा की गई है, ये भी काफ़ी चर्चा में था। आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। कॉलेजियम सिस्टम के रेफरेंस में यहाँ पर दिए गए हैं आपको 3 स्टेटमेंट। सबसे पहला, कॉलेजियम सिस्टम से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 217 के अंदर मेंशन है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसको हेड किया जाता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो हमारी सरकार है वो क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकती है कॉलेजियम सिस्टम के, जो भी यहाँ पे मतलब कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है, ये जजेस को चूज़ करने का काम करता है, जजेस को सेलेक्ट करता है, जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र को लेकर काम करता है। तो यहाँ पर जो भी कॉलेजियंस ने चॉइस रखी है अपनी, जिस भी जजेस को सेलेक्ट किया है उस चीज़ को लेकर सरकार क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकती है, ऐसा यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बोलता है। अब बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, अब आंसर को देखते हैं। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर तो देखने को मिलेगा बी, सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में तो आप तो वैसे भी श्योर होंगे, काफ़ी बार मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है ना। चलो अब डिकोड करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं कॉलेजियम सिस्टम की। तो बेसिकली यहाँ पर ये जो सिस्टम है क्या करता है, ये जजेस को अपॉइंट करता है, जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ पर ये सिस्टम बनाया गया है। इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग देखने को मिलते हैं। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, बाकी 4 हमारे सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं, ठीक है ना। अब कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आर्टिकल 217 के अंदर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ध्यान रखना। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रांसफ़र ऑफ जज को लेकर कॉलेजियम सिस्टम बनाया गया है ना, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बेसिस पर बनाया गया है, किसी भी पार्लियामेंट के एक्ट के बेसिस पर नहीं बनाया गया है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 बिल्कुल गलत है, किसी भी आर्टिकल के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में मेंशन नहीं है। दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है इसको हेड किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू। तो बिल्कुल यहाँ पर स्टेटमेंट 2 आपको बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई है। फिर उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट भी है। थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर देखो, सरकार क्लैरिफिकेशन मांग सकती है, तो ऐसा नहीं, सरकार कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकती। ये कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर है कि जिसको भी चूज़ करना है, जिसको भी सेलेक्ट करना है, वो यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम सेलेक्ट करता है, ठीक है ना। तो सरकार का रोल जो है ना वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है कॉलेजियम सिस्टम में। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लास्ट में वो इंक्वायरी कंडक्ट कर सकती है और वो भी होम मिनिस्ट्री के थ्रू करवाई जाती है, और बाकी यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैटर नहीं है। तो सरकार का ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो रोल नहीं होता। हालांकि होता यह है कि सरकार चलो क्लैरिफिकेशन मांग भी लेती है इनसे कि हाँ भैया जजेस को सेलेक्ट किया है, आप इसका क्लैरिफिकेशन दो,
चलो क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मतलब मांग भी लेती है तो मांग सकती है, लेकिन यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम जो है ना वो यहाँ पर देता नहीं है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्शन उठाता है, और मतलब आप सिंपल सा यही याद रखो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्लैरिफिकेशन यहाँ पे सरकार नहीं मांग सकती है, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या, अगर क्लैरिफिकेशन मांगा भी गया तो जो कॉलेजियम है ना वो यहाँ पे वापस से सेम ही नाम बताता है कि नहीं हम इसी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसी को एज अ जज अपॉइंट करेंगे। तो क्या होता है, सरकार को फिर वो बात माननी पड़ती है एट द लास्ट। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे देख सकते हो उस कॉलेजियम सिस्टम को। तो क्लियर हो गया, जजेस का अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के लिए काम करता है। क्वेश्चन क्या था ये भी आप लोग को समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडिया के अंदर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो भारत में कौन सी बॉडी है जो कि यहाँ पर महंगाई को कंट्रोल करती है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन कर कर, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दिए गए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑप्शन बी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन, ऑप्शन सी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और साथ ही साथ में आप कह सकते हो कि इन्फ्लेशन को रोकने का काम करता है। और मैं आप लोगों को बोल दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी बेसिकली यहाँ पर इतना रोल नहीं है जितना एमपीसी का, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपको देखने को मिल जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं, और यहाँ पे आप कह सकते हो ये रिस्पॉन्सिबल है कि इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा सके। क्योंकि अब जो हमारा टारगेट है ना इन्फ्लेशन का वो है 4+-2 का। जो महंगाई है वो 10 से 6% होनी चाहिए, कम से कम 2%, इससे ना ज़्यादा ऊपर ना इससे ज़्यादा कम। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पर बना है कौन सी बॉडी है भारत के अंदर महंगाई को एक कंट्रोल करने के लिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, तो आरबीआई करेक्ट आंसर है। आरबीआई करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना अगर इसके अंदर एमपीसी मेंशन नहीं है, मान लो यहाँ पर आरबीआई नहीं होता और एमपीसी होता, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता, तो इसका करेक्ट आंसर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होता। ध्यान रखना एमपीसी जो है ना ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में आती है, इस वजह से। क्लियर हो गया, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉनेटरी टूल्स आर यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। रिवर्स रेपो रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, या फिर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा तीनों, यानी रिवर्स रेपो रेट, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, तीनों के तीनों यहाँ पर आप लोग देख पाओगे मदद करते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई के तीनों यह मतलब आप कह सकते हो टूल्स हैं जिससे यहाँ पे महंगाई को कंट्रोल करता है। तो इसको लेकर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप कहोगे सर एक्सप्लेनेशन बताओ, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके मैं आपको सिंपल सा एक रिकमेंडेशन देता हूँ। यूट्यूब पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना रेपो रेट बाय दीपक यादव, आपको वो वीडियो मिलेगा। उसमें मैंने रेपो रेट समझाया है, रिवर्स रेपो रेट समझाया है, एसएलआर समझाया है, ठीक है ना, और यहाँ पर एमएसएफ समझाया, सारी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पे बता रखी हैं। तो आप वहाँ से बहुत डिटेल से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो वीडियो हमारा टाइम पे समाप्त हो जाएगा तो काफ़ी सही रहेगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करे गए थे, सारे के सारे यूपीएससी प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चंस थे। इसी के साथ में हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त करेंगे। देखो आज का जो वीडियो है ना ये मुझे यहाँ पर मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करना पड़ा है, कुछ इश्यूज़ की वजह से लैपटॉप के अंदर यहाँ पर चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, इस वजह से। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। वैसे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर ली हैं, काफ़ी सारे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कवर करे हैं जो कि पूरे सप्ताह के अंदर कुछ होते हैं ना बहुत तगड़े क्वेश्चंस जो बनते हैं वही वैसे ही क्वेश्चन बनाए गए। ऐसा नहीं है कोई भी सिंपल सा क्वेश्चन है डायरेक्टली यहाँ पे ये लोकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस कम हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वैसे क्वेश्चंस बनाने की तो वैसे भी बने हुए हैं। तो काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। आई होप आप लोगों को मज़ा आ चुका होगा। वीडियो पे जो लाइक का बटन है यार उसको दबाओ, सपोर्ट कर सकते हो इस वीडियो को। ये वीकली मैगजीन आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए, हर सप्ताह चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग बता सकते हो। यहीं से आप लोग अपना डिसीजन बता दो, नहीं चाहिए तो बता देना, इसको कंडक्ट करना बंद कर देंगे। बाकी अगर आप लोग को कॉन्टीन्यूस चाहिए तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन बता सकते हो कि हाँ वीकली बेसिस पर इस MCQ सेशन को रेगुलर रखो। तो यहाँ पे होता क्या है, संडे में वैसे भी हमारा कोई भी नया करंट अफेयर का चर्चा होती नहीं है। अब इसी चक्कर में आप लोगों के साथ में यहाँ पे ये MCQ का सेशन कंडक्ट कर लिया गया। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आपके करंट अफेयर भी तैयार हो गए, हिंदू एनालिसिस भी हो गया और MCQs की प्रिपरेशन भी हो गई। नाउ मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।